नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में डेटा केंद्रों के बारे में। जैसे कि डेटा केंद्रों को लेकर के लगातार बातचीत चलती ही रहती है, लगातार सरकार भी अलग अलग कंपनियों पे दबाव बनाती है इस चीज़ के लिए कि देखिए आप जितना भी डेटा ले रहे हैं सभी का फिलहाल जो कलेक्शन है वह भारत में ही होना चाहिए। हालांकि हमारे देश में डेटा को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के चीज़ें काफ़ी समय से चल रही हैं, लेकिन यह प्रवृत्ति देखने को मिली कि डेटा को अलग अलग कंपनियां अपने अपने स्थानों पर कलेक्ट कर रही थी जो मुख्य रूप से भारत से बाहर थे। तो बीते दिनों फिर इस तरफ एक खास रुझान देखा गया, सरकार ने लगातार दबाव बनाया और कंपनियों को बोला कि देखो जी, अगर रहना है मार्केट में तो भारत में ही कलेक्शन होगा सारे डाटा का, ताकि हम लोग डाटा ब्रीच या बाकी सभी चीज़ों को संभाल सकें और आप जो भी कार्य कर रहे हैं यह सभी कार्य भारतीय कानूनों के अनुरूप कर सकें। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए चीज़ों को लेकर के, तो अगर आप भारत के बाहर रहेंगे तो हम चीज़ें नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन भारत के अंदर मामला रहेगा तो हमारे देश के नागरिकों का जो डेटा है उस डेटा को लेकर के हम लोग प्रावधान करेंगे, व्यवस्था करेंगे और जैसे भी हो पाएगा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। तो यही हम लोग को आज जानना समझना है कि भारत में क्या है डेटा केंद्रों की स्थिति और कितना सुरक्षित है हम लोग का भारत में डेटा। एक न्यूज़ हमारे पास में ये आई है, फिलहाल एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर ट्रेड्स Q1 2024। इस रिपोर्ट के अंदर यह प्रस्तुत किया गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर हम लोग सिर्फ चाइना को छोड़ दें तो आज के समय में भारत जो है एक अग्रणी डेटा केंद्र हब के रूप में विकसित हो गया है। यानी कि सिर्फ चाइना को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी देश हैं वह सब भारत से पीछे रह गए हैं और भारत उन सभी से आगे बढ़ गया है डेटा केंद्रों के मामले में। तो ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के पीछे का जो एक बड़ा कारण है वो है भारत की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या के द्वारा उपयोग किए जाने वाला आज का सोशल मीडिया। क्योंकि हम लोग जितनी सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, इंटरनेट है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा डाटा उन सभी प्लेटफॉर्म्स के पास चला जा रहा है। अब जा तो रहा है लेकिन डाटा का कलेक्शन भी तो होगा ना। तो इसी वजह से क्या था कि लगातार दबाव बनाया गया और हम देख रहे हैं कि अब तेजी से कंपनियां समझ रही हैं कि भारत सरकार की बात माननी पड़ेगी और भारत में ही डेटा केंद्र बनाने पड़ेंगे। और लगातार तेजी से इतना विकसित हो गया कि अगर चाइना को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जो भारत से आगे हो इस वर्तमान स्थिति में कि उसके पास हमसे ज़्यादा डेटा केंद्र हैं। हालांकि पॉपुलेशन के मामले में भी सभी देश हमसे पीछे हैं। पहला देश जो हो जाएगा इस एरिया में अब हो जाएगा चाइना, दूसरा देश भारत है और तीसरा देश अगर हम लोग बात करें तो जापान है। महत्वपूर्ण न्यूज़ है, खास है, बता रही है भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में, लेकिन चिंता का विषय भी हम लोग के पास आज एक है। दरअसल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो अलग अलग आर्टिकल्स। तो जो हम लोग का पहला आर्टिकल है उसमें बात हो रही है इंडिया ओवरटेक्स APAC कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग इन डेटा सेंटर कैपेसिटी। तो इन सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर कैपेसिटी है हम लोग के पास में आज के समय में। लेकिन वहीं एक दूसरा आर्टिकल भी हमें देखने को मिल रहा है जो आर्टिकल संबंधित है इंटेल के संतोष विश्वनाथन से। अब ये जो साहब हैं, इन साहब ने एक जगह पे बातचीत के दौरान यह कह दिया है कि अगर हम लोग भारत के डेटा सेंटर्स की बात करें तो हमें पता लगता है कि आज के समय में भारत पूरी दुनिया का लगभग 20% डेटा जनरेट कर रहा है, लेकिन भारत के पास उस डेटा को संभालने के लिए मात्र 2% सेंटर ही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है और ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। दोनों ही विषय कॉमन है डेटा सेंटर के मामले में। एक तरफ हम लोग को उपलब्धि देखने को मिल रही है, हमने चीज़ें सुधारी, हम लोग आगे बढ़े, लेकिन हम लोगों ने चीज़ें इतनी अधिक भी नहीं सुधार ली है कि चीज़ें हमारे अनुरूप हों। इसके पीछे का रीज़न क्या है? भारत की पॉपुलेशन, हमारे द्वारा यूज़ किए जाने वाला इंटरनेट और उसके ऊपर हम लोग का डाटा शेयर जो हो रहा है वह बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इस वजह से चीज़ें अभी भी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है जितना हमारा पॉपुलेशन की डिमांड है, हमारे देश की डिमांड है। समझ गए? दोनों आर्टिकल है, दोनों चीज़ों को समझेंगे और आप लोग को यहाँ मेंस के लिए अच्छा खासा बहुत कंटेंट मिलने वाला है। तो चीज़ों को समझते हैं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्री का क्वेश्चन देख लें। एक अच्छा खासा क्वेश्चन है प्री का आप लोग के सामने, तो चीज़ें क्लियर है तो कुछ नहीं, बस कॉमेंट कर देने हैं, नहीं क्लियर है तो वीडियो को अंत तक देखना है, आप सब कुछ समझ जाएंगे। वहीं एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, मेंस के लिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण विषय है ये। चलिए आगे बढ़ते हुए चीज़ों को समझना जाना शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि जो रिपोर्ट आई है वो क्या क्या बातें हमें बता रही है। तो देखिए, जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है वैश्विक वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाएं, यानी कि इसको कहते हैं CBRE, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसने साफ साफ कहा है कि डेटा सेंटर क्षेत्र में भारत का विकास पथ अन्य प्रमुख एशिया प्रशांत देशों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे क्लियर हुआ, चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हमसे अब पीछे हो गए हैं। ये सभी बातें ये कंपनी क्यों कर रही है, इसके पीछे का रीजन आप लोग समझिए। दरअसल यह कंपनी डेटा सेंटर का ही काम संभालती है, अलग अलग देशों में इसके डेटा सेंटर हैं। अब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे सपोज मानते हैं, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, एक रेडी वाला ले लेते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आजकल ट्रेंड चल रहा है, मोमोज का बहुत अधिक ट्रेंड है। अगर कोई मोमो सेलर भी है तो क्या वह ऐसी जगह पर अपनी दुकान लगाना पसंद करेगा जहां से ग्राहकों का आना जाना कम हो, या कोई जगह सुनसान रहती हो? पसंद करेगा? नहीं। वो चाहेगा कि मेरी दुकान एक ऐसी जगह लगे जहां से लोगों की आवाजाही अधिक हो, ताकि लोग आकर्षित हों, देखें, जाने समझे और दुकान पे आएं और चीजों को खरीदें। ठीक वही मंशा है इस कंपनी की। दरअसल इसके हब जो हैं वह अलग अलग देशों में हैं, लेकिन अब चाहता है ये भारत की तरफ आना, क्योंकि इसको पता है कि भारत में डेटा सेंटर्स की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है इस तरफ, तो उस कंपनी के लिए अच्छा खासा स्कोप है। तो इसने अपने विचार इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं कि देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर्स के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब वहीं इसकी अपनी स्थिति फिलहाल यही हो गई है कि भाई यह कंपनी भी चाह रही है कि बाकी देशों से ये भारत की तरफ पलायन करे, और भारत की तरफ पलायन करते हुए बैंकिंग हो, चाहे वित्तीय सेवा हो, चाहे बीमा हो, चाहे प्रौद्योगिकी फर्म हो, तो इन सभी क्षेत्रों में ये भूमिका निभा सके। क्योंकि आज के समय में क्या है कि सभी को अपना डेटा स्टोर करने के लिए अपने सेंटर चाहिए होते हैं। यदि आपके पास प्रॉपर सेंटर्स नहीं होते तो आप लोग क्या करते हैं, क्लाउड पे चीज़ों को सेव करना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी चाहती है कि ठीक है, हम आए, अलग अलग क्षेत्रों को संभालें और डेटा स्टोरेज के मामले में मदद करें, अपना भी फायदा होगा। और भारत सरकार की फिलहाल वर्तमान जो पॉलिसी चल रही है कि भारत का डेटा भारत में ही सुरक्षित हो, तो उस तरफ भी हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो भारत ने डेटा केंद्रों को स्थापित क्षमता में अब सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और हांगकांग, इन सभी देशों को पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे भारत निकल गया है। ठीक है, रिपोर्ट जो है किस कंपनी की है, किस नाम से प्रकाशित की गई है, कंपनी की मंशा क्या है जिस वजह से रिपोर्ट हम लोग के सामने आई है, वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है एशिया पैसिफिक क्षेत्र के अंदर भारत की, वह भी हम लोगों ने समझी है। अभी हम लोग को यह भी समझना जरूरी होगा कि आज के समय में भारत की स्थिति किस प्रकार है। तो अगर हम लोग आज के समय में भारत में केंद्रों की बात करें तो पता लग रहा है कि जो केंद्र अभी हमारे पास में कुल स्थापित हैं, उनकी क्षमता अभी 950 मेगावाट है। लेकिन फिलहाल हमें यह भी बताया जा रहा है कि क्षमता लगातार तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि भारत में डिमांड है, इन्वेस्टमेंट तेजी से हो रहा है, तो भाई इसकी क्षमता लगातार बढ़ेगी। और ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2024 से 2026 के बीच में 850 मेगावाट की क्षमता अतिरिक्त शामिल होने की संभावना है। यानी कि 950 मेगावाट तो जो है सो है, इसमें अब एडिशनल ऐड होने वाली है 850 मेगावाट, जो मात्र 2 वर्षों की अवधि के भीतर ही ऐड हो जाएगी। तो एक कदम हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर ही भारत के लोगों का डेटा स्टोर करने की दिशा में ये चल रहा है। चीजें क्लियर है, भारत में तेजी से चीजें बढ़ेंगी, बिल्कुल संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम लोग हैं इस तरफ, हम लोग सारे काम कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, डाटा शेयर कर रहे हैं, तो डाटा शेयर कर रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, तो स्टोरेज भी तो जरूरी है ना। जनरली क्या होता है, देखो ये बहुत बड़े स्तर का मामला है। जनरली लोगों को ना ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा, नहीं होता हो, क्या होता होगा, लेकिन आप लोग ना छोटे एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कभी भी किसी होटल में विजिट करते हैं, वह अपना पूरा डाटा मेंटेन करता है, कितने लोग आए, कितने गए, कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। इसके अलावा और जो मतलब लोग देखते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, कैफे होते हैं, वो लोग भी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, किस महीने में कितना बिल रहा, कैसा रहा, कितना खर्चा हुआ, या हम लोगों ने कितनी अर्निंग की है, कितने विजिटर्स आए, कितने गए, ये सब चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। हर तरह से चीज़ें मेंटेन होती है। ठीक उसी प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये नियम है, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या आप इंटरनेट पे मौजूद हैं, तो आपका जो दायरा है वो असीमित है, आपको कहीं से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ज़रूरी है किस प्रकार से एक्सेस किया गया, किस व्यक्ति ने कैसे एक्सेस किया, उसके उद्देश्य क्या थे, किस प्रकार से उसकी ब्राउजिंग थी, वगैरह वगैरह सभी चीज़ों का कलेक्शन को रखना पड़ता है। और हम लोग जनरली देखते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो एक्सेस मांगते हैं। कहीं पे आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है, कहीं आप वहाँ पे साइन अप करते हैं अपने मोबाइल नंबर से, सब चीज़ें होती है ना। तो इन सभी चीज़ों का ही डाटा संभाला जाता है। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है, हम लोग की आईडीज तक ले ली जाती हैं। बीते दिनों हम लोगों ने देखा था कि आधार का अच्छा खासा डाटा लीक हो गया था, और एक खास चीज़ यह देखने में आई थी कि जो डाटा था वह सारा डाटा उस दौरान कलेक्ट किया गया था जब हम लोग को वैक्सीन लगाई गई थी। तो वैक्सीन वाला डाटा तो वो देखा गया कि वह रिलीज हो गया अननोन सोर्स से। बड़ी गड़बड़ थी। तो चीज़ों को सिक्योर किया जाना भी बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग के लिए देखने को मिल रहा है। तो अभी क्षमता वर्तमान में 950 मेगावाट की, लेकिन 2 सालों में बढ़ेगी 850 मेगावाट तक ये हो सकती है। चाइना के बाद भारत के बाद हम लोग बात करते हैं जापान की, क्योंकि जापान की क्षमता हमारे बाद है और आज के समय में 892 मेगावाट्स की है। तो ये खास स्थिति हो गई। इसके बाद के देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है फिलहाल 773 मेगावाट पे, सिंगापुर है 718 मेगावाट पे, हांगकांग है 613 मेगावाट पे, दक्षिण कोरिया है 531 मेगावाट पे। ये बात के देश है। लेकिन भारत तेजी से बढ़ रहा है इस तरफ और चीज़ों को स्थापित कर रहा है अपने पक्ष में, ताकि यह डाटा प्रोटेक्शन के क्षेत्र में,
एक अग्रणी देश बने और चीज़ों को सिक्योर करे, और जो तमाम चिंताएं हैं डाटा ब्रीच की, डाटा लीक की, इन सभी से वह खुद को सुरक्षित महसूस करे, महफूज महसूस करे, ज़रूरी भी है। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग चिंताएं हैं, और जैसे जैसे हम तकनीकी विश्व में आगे बढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ रही है, टेररिज्म पुराना ही एक मुद्दा है हमारी चिंता के लिए, तो यह सभी भी हम लोग को आजकल परेशान करते हैं। चीज़ें अपने हाथ में रहेंगी तो हम लोग काफ़ी सेफ रहेंगे। इसके साथ ही आप लोग को यह भी समझ लेना है कि देखो, इस तरफ तेजी से इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, चीज़ें तो यूज़ हो रही हैं, डेटा सेंटर स्टैब्लिश किए जाने थे, तो इस वजह से ना इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ है। वर्ष 2018 से वर्ष 2024 के बीच देखने को मिल रहा है, चाहे वैश्विक स्तर पर समझे या घरेलू स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर देखने को मिल रहा है कि निवेश हुआ है लगभग $40 बिलियन से अधिक डेटा सेंटर उद्योग के क्षेत्र में, तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के अलावा भारत के अगर जो अग्रणी और राज्य हैं उनमें शामिल है नाम उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का। सभी जगह पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है डेटा सेंटर्स को स्टैब्लिश किए जाने की स्थिति में। तो इस तरफ तेजी से चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे होंगी, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो क्षमता भी हमारे पास में है वर्तमान में 950 मेगावाट की, 2 वर्षों के लिए अनुमान है कि एडिशनल 850 आएगा। हो सकता है कि इससे ज़्यादा का स्तर भी हम लोग अचीव कर लें, इससे ज़्यादा तक हम लोग आगे बढ़ जाए, इसकी भी पूरी संभावना है। क्योंकि जब कंपनीज को दिख रहा है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रॉफिट की, सेक्टर अभी पूरा खुला है और जितनी आवश्यकता है अभी आप उससे बहुत पीछे चल रहे हैं, तो इस स्थिति में तो फिर चीज़ें आगे बढ़नी ही बढ़नी है। अच्छे खासे ओपन है सभी के लिए मार्केट, सब आएंगे और चीज़ें हम लोग देखेंगे कि अच्छी स्टैब्लिश हो जाएगी। तो भारत में डेटा को लेकर के आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि चिंताएं खत्म हो जाए। लेकिन आज के समय में चिंता तो बात की बात है, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया हो चाहे इंटरनेट हो बेझिझक यूज़ कर रहे हैं। कभी सोचा किसी ने, जब हम लोगों ने अपना व्हाट्सएप अकाउंट बनाया था, कभी सोचा था कि व्हाट्सएप अकाउंट बनाने के बाद डाटा लीक जैसी भी कोई स्थिति होगी, उसमें हम लोग को चिंता होगी कि हमारी पर्सनल फोटोज़ हैं या हमारे अकाउंट डिटेल्स हैं या इसके अलावा मतलब कुछ और हमारी जानकारियां हैं वह लीक हो सकती हैं, किसी अननोन के पास जा सकती है, मिसयूज हो सकता है उसका। कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, बाद में पता लगी चीज़ें हम लोग को कि हाँ, सब चीज़ें गड़बड़ा भी सकती हैं। धीरे धीरे समय के साथ हम लोगों ने चीज़ों को समझा था ना, शुरू में नहीं समझ में आता, बाद में जब किसी के साथ इन्वेस्ट चीज़ें हुई, घटनाएं घटी ऐसी, तो चीज़ें हम लोग को फिर समझ में आने लगी थी। इतना क्लियर है मामला। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो थी उस रिपोर्ट की हैं, जो रिपोर्ट बता रही है कि भारत डाटा केंद्र स्टैब्लिश किए जाने के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक अच्छा देश के रूप में उभर रहा है। वहीं हम लोग को एक दूसरी यहाँ पर चिंता ये देखने को मिली है कि जो इंटेल के उपाध्यक्ष हैं और प्रबंधन निदेशक हैं संतोष विश्वनाथन, उन्होंने भारत के इस डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए कुछ चिंताएं भी प्रस्तुत की हैं। इन्होंने कहा है कि आप बहुत ज़्यादा डेटा को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कैपेसिटी नहीं है आपके पास स्टोर करने की। तो इन्होंने बताया कि भाई भारत में चिंता का विषय है, पूरी दुनिया का आप 20% हिस्सा तैयार कर रहे हैं डेटा का, लेकिन उसको संग्रहित और संसाधित करने के लिए दुनिया के बामुश्किल 2% डेटा केंद्र भी नहीं है आपके पास में। तो ज़रूरी है इस तरफ आप आगे बढ़े। यदि आप आने वाले समय में डेटा केंद्रों को अच्छे से एस्टैब्लिश कर लेते हैं, आपके पास उतनी कैपेसिटी हो जाती है कि आप भारत के अंदर जितना डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा को आप संभाल सकते हैं, तो इस स्थिति में आपके पास क्या होगा कि आप डेटा संप्रभुता सुनिश्चित कर पाएंगे। संप्रभुता, सोवरेनिटी वर्ड सभी समझते हैं कि मतलब हमारी चीज़ों के अंदर कोई बाहर वाला इंटरफेयर ना करे, हमारी चीज़ें हम खुद अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, अपने साथ डील करेंगे, उस मामले में डिसीजन लेने में हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। संप्रभुता यही कहती है। तो अभी क्या है कि चीज़ें गड़बड़ाई हुई हैं, भारत से बाहर जाके डाटा स्टोर हो रहा है, तो हमें संप्रभुता नहीं मिल रही है, लेकिन चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे हम लोग डेटा संप्रभुता सुनिश्चित कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ डेटा संप्रभुता ही सुनिश्चित नहीं होगी, जैसे कि लगातार बता रहा हूं आपको कि डेटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी, तो ये भी हमारे लिए एक लाभ का विषय रहेगा। और इतना ही नहीं, अभी आज के समय में क्लाउड पे हम लोग चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, तो खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है इसको लेकर के चिंताओं के साथ में, तो जो कंप्यूटिंग हम लोग के एक्सपेंसेस रहते हैं वह सब भी कम होंगे, यह हमें देखने को मिलेगा। तो यही स्थिति फिलहाल बन रही है हम लोग के पास में कि अभी हमारे देश में जो कंपनियां हैं उनको देखने को मिलता है कि डेटा सेंटर्स नहीं है भारत में, तो डेटा सेंटर नहीं होने की वजह से लगातार क्लाउड पे ही डाटा को सबको कलेक्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और इस सब की वजह से हम देख रहे हैं कि सर्वर और डेटा केंद्रों पर सारा डाटा संग्रहित होता है और यह भारत की संप्रभु सीमाओं से बाहर चला जाता है। हम लोग चीज़ें अच्छे से फिर नहीं संभाल पाते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है हम लोग के पास में। चीज़ें क्लियर हैं? तो एक चिंता का विषय भी हम लोगों ने देखा एक आर्टिकल के माध्यम से, वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने यह भी देखा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पर अगर चीज़ों को कंक्लूड करें या संक्षेप में समझे तो पता लग रहा है कि चिंताएं तो भारत में हैं, लेकिन भारत चीज़ों को सुधारने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन परिस्थितियों को सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, सब्र रखना होगा हम लोग को, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आपके जो पर्सनल डिवाइस हैं आप लोग उनको संभालें और किसी गलत हाथों में जाने से या फिर आप गलत लिंक्स पे क्लिक करने से बचें, ठीक है। तो ये बात रही सभी चीज़ों की। इसके अलावा हमारे देश में एक खास कानून भी बनाया वर्तमान सरकार ने। इस कानून में खास प्रावधान किए गए हैं जो हमारे डेटा को सुरक्षा प्रदान
करते हैं। ठीक है, तो यह जो कानून है वर्ष 2023 का ही कानून है। इस कानून का खास उद्देश्य यह था कि भाई जो भी आपका डिजिटल डाटा है उसको अब भारत के भीतर ही इकट्ठा किया जाएगा और प्रोसेसिंग जो भी होगी उसकी वह भारत के अंदर ही की जाएगी। भारत की सीमाओं से बाहर आप भारत का डाटा लेके नहीं जाएंगे। तो यह कानून बना था, इसमें साफ साफ बोल दिया गया था कि देखिए जी, पूरी तरह से आपको अब इसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा और इसके अकॉर्डिंग काम करने के अलावा आप जहां कहीं भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मोड में चाहे ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं, यह सभी चीजें भारतीय सीमाओं के अधीन ही रहने वाली है। चीजें क्लियर हैं। इतना ही नहीं, यह जो कानून है, यह कानून अब इस प्रकार व्यापक है कि भारत का जो डाटा है उस डाटा के मामले में भारत की सीमाओं के अंदर भी चीजों पर लागू होगा। वहीं जितने प्लेटफॉर्म, जितने मंच, जितनी एप्लीकेशन भारत की सीमाओं में है लेकिन भारत के बाहर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो यह जो कानून है भारत सरकार को अधिकार देता है कि भारत के बाहर भी चीजों में इंटरफेयर कर सके और डाटा के लिए जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, उसको संभाले। इस कानून में यह प्रावधान भी किया गया। इस कानून में एक खास प्रावधान यह किया गया है कि मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है तो वह व्यक्ति की सहमति लेकर के उसके डेटा को किसी वैध उद्देश्य के लिए प्रोसेस कर सकती है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि व्यक्ति की सहमति तभी जरूरी होगी जब किसी प्राइवेट कंपनी को जरूरत होगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई वर्क हो रहा है तो सहमति को लेकर के चीजों में बहुत अधिक उलझा नहीं जाएगा और भारत सरकार अपना काम कर सकती है। इसको अनुमति यहां पर मिली हुई है। तो कंपनीज वगैरह के लिए कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, वैध है, तो व्यक्ति की परमिशन ले लीजिए, डाटा को प्रोसेस कर लीजिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो आपको वह सभी चीजें, जो भी आपने प्रोसेस किया हुआ डाटा है, उसको डिलीट करना होगा, खत्म करना होगा। आप उसको फिर मैनेज नहीं करेंगे, अपने पास स्टोर करके नहीं रखेंगे। यह भी व्यवस्था यहाँ इस कानून में कर दी गई है। इस कानून में एक खास व्यवस्था यह भी कर दी गई है कि जो भी व्यक्ति हैं, यदि उनका अपना डाटा है, कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो उन्हें कुछ खास अधिकार भी मिले हुए हैं। उन्हें अधिकार मिला हुआ है कि वह पूछें कंपनी से कि बताओ जी मुझे मेरा डाटा लीक कैसे हुआ था। तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे। एक प्रकार से जो हमारे देश में RTI एक्ट है, तो हम लोग यहाँ पर इनसे भी एक मेल करके या किसी और प्रकार से अपनी चीजें पता कर सकते हैं कि कैसे हुआ डाटा लीक, जरा इन्फॉर्मेशन दो। इसके अलावा हम लोग इनको बोल सकते हैं कि भाई जो भी चीजें थी आप मेरा डाटा संशोधित करो, यानी कि जो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं नहीं चाहता कि आप जाने, डिलीट करो या फिर पूरा ही डाटा डिलीट करो। मैं ये मांग भी इनसे कर सकता हूँ। ये फिलहाल अधिकार मुझे इस कानून में दिए गए हैं। हालांकि जब कभी भी ऐसा पाया जाता है कि किसी कंपनी ने या किसी प्लेटफॉर्म ने हमारे देश के इस कानून का उल्लंघन किया है, तो उससे संबंधित कोई विवाद रहेगा तो उसको निपटाने के लिए भी व्यवस्था की गई है एक बोर्ड की। एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसके सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। हालांकि वह दोबारा भी चुने जा सकते हैं। उस बोर्ड पर जिम्मेदारी जब कभी भी उल्लंघन की स्थिति देखे तो वह मामले को फिर निपटाए, चीजों को सुन समझ के। तो आज के देश में, आज के समय में हमारे पास देश में कानून है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। आज के समय में हमारे पास अपना खुद का कानून है, जो कानून हमारे डाटा की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान करता है, कुछ बातों को बताता है। इतनी चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं अपनी बात खत्म। और जो प्रश्न आप लोग को शुरुआत में दिखाया था, फिलहाल उस प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि चीज समझ में आ गई है तो जल्दी से आंसर अब आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसके अतिरिक्त आप लोग को भी कुछ और नहीं करना है, अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और वही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। साथ साथ आपको आंसर चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, जितने लोग उनको थोड़ा सा रहता है कि सही आंसर क्या है, तो आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करते हैं कि यह भी ठीक रहा होगा। तो बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।